रोज तीखी चटनी खाने वाली सासू माँ। मल्लिका की शादी को कुछ ही दिन हो रहे थे। मल्लिका एक बहुत अच्छी बहू थी, अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। एक सुंदर सा गांव चंदनपुर में उसका शादी हो गया था। मल्लिका अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। पर उसकी सासू माँ श्रीलेखा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वो अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। अपनी बहू से रोज़ बोलती थी कि उसके लिए वो तीखी मिर्च की चटनी बनाए, और चटनी भी ऐसी कि उसे बस सिलबट्टे में पीसकर ही बनाए, नहीं तो वो नहीं खाएगी। और बेचारी बहू मल्लिका रोज़ सुबह उठती, घर का सारा काम करती, फिर 10 और 11 बजे वो मिर्च चुनने लगती। तीखी तीखी मिर्च चुनकर वो उनकी चटनी बनाती, सिलबट्टे में पीसती। इस तरह उसके हाथ जल जाते, उसे बहुत तकलीफ होती। वो हाथ में नारियल का तेल भी लगाती, पर कुछ काम ना आता। मिर्च इतनी तेज होती, इतनी तीखी होती कि उसे बहुत जलन होती हाथों में। वो बहुत ही कष्ट पाती, बहुत ही दुखी हो जाती। पर सासू माँ ये सब देखते हुए भी उसे रोकती नहीं। उसे तो बस तीखी मिर्च की चटनी ही खानी है, वो भी सिलबट्टे में पिसी हुई। इस तरह दिन बीतने लगे। अब धीरे धीरे मल्लिका को बहुत तकलीफ हुई। अब तो सिलबट्टे को देखकर ही वो डर जाती। रसोई में बैठी बैठी रोने लगती, मन ही मन बड़बड़ाने लगती। ओह, मुझे तो ये सिलबट्टा देखकर ही डर लगता है। अब ये खाना बनाने के बाद मुझे चटनी पीसनी है। मैं तो रोज़ चटनी इतना सारा पीसती हूँ। सासू माँ बोलती हैं कि रोज़ इतना सारा चटनी पीसो, पतीले में भर जाए, इतना पीस कर देती हूँ मैं उन्हें, पर वो खाती है बहुत थोड़ा सा, और बाकी चटनियों को आस पड़ोस में बांट देती है। ऐसा रोज़ ही हो रहा है। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ऐसा ही हो रहा है। अच्छे से पता है मुझे, वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। वैसे मैंने आस पड़ोस से सुना है वो अपनी दोनों बहुओं से भी ऐसा ही कराती थी। पर अब तो मेरी दोनों जेठानियाँ शहर में रहती हैं। मेरे दोनों जेठ शहर में नौकरी जो करते हैं, और मेरे पति भी शहर में ही नौकरी करते हैं, और ससुर जी भी। ससुर जी तो अगले महीने आ जाएंगे रिटायर्ड होकर। हाँ, मैं भी कुछ दिन बाद अपने पति से बोलूँगी कि मुझे भी शहर ले जाए, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। पर वो तो अपनी माँ की ही ज़्यादा सुनते हैं, मेरी कहाँ सुनेंगे। मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलने लग जाते हैं कि माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो 1-2 साल तुम्हें गांव में ही रहना है, माँ का मन जीतना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा शहर। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हे भगवान, ये सिलबट्टा देखकर ही डर लगने लगा है मुझे। ऐसा ही हो रहा था। वो बेचारी रोज़ तीखे मिर्च को पीसती सिलबट्टे में। अब तो वो बहुत परेशान हो गई थी, पर सासू माँ को बड़ा मज़ा आ रहा था। इतनी तीखी चटनी श्रीलेखा बहुत ही कम खाती थी, और बाकी चटनी को वो आस पड़ोस में बांट देती थी। ये तो बहुत ही बुरा काम था, पर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था अपनी बहू को सताकर। देखो, मेरे घर की बहू बन के, अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने। पर मेरा छोटा बेटा अभिषेक मेरा कहा बिल्कुल न माना, इस भिखारन को शादी करके ले आया, और देखो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है मुझे। ये लड़की को तो ऐसे परेशान करूँगी, ये 1-2 साल में कि इसकी नानी याद आ जाएगी उसे रोज़। बड़ी आई। चलो देखती हूँ चटनी इसने पीसा है कि नहीं। तो वो इसलिए अपनी बहू को परेशान कर रही थी। उसे बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी अपनी बहू की। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक दिन वो रसोई घर में आकर बैठ गई और काम करने लगी, क्योंकि जब से छोटी बहू घर आई थी तब से तो वो रसोई घर में कदम भी नहीं रखा था। पर आज ये क्या, वो आकर पराठे बेल रही थी। ये देखकर उसके सामने बैठी हुई उसकी बहू बिल्कुल भी नहीं चौंक रही थी। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा था। भला इसमें आश्चर्य होने की और चकित होने की क्या बात है? अच्छे से पता है मुझे। आज मेरी दोनों नंदे घर आई हैं, उनके सामने दिखाने के लिए सासू माँ यहाँ पर आकर बैठ गई हैं, काम कर रही हैं। अब उनके पास जाएंगी और मेरी चुगली करेंगी। फिर वो दोनों जाते समय मुझे 10 बातें सुना कर जाएंगी, समझा कर जाएंगी, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे।
बिल्कुल सही सोच रही थी मल्लिका। श्रीलेखा ने ऐसा ही किया। वो अपने कमरे में गई और अपनी दोनों बेटियों से सारी बातें बोली कि वो कितनी दुखी है। उसकी बहू की वजह से सारा काम उसे ही करना पड़ता है। क्या कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तुम दोनों देख रही हो ना, ये कैसी बहू आ गई है। अगर अभिषेक जिद ना करता और अभिषेक की बात ना मानती तो ये चुड़ैल कहाँ इस घर में बहू बनकर आती। तुम्हारे पिता तो हेडमास्टर की नौकरी करते हैं, शहर में रहते हैं, उन्हें भला क्या पता। हाँ, अगले महीने आ जाएंगे ना रिटायर्ड होकर। अब तो उन्हें भी यहाँ पर रहना है, तब उनको मेरे कष्ट का एहसास होगा। देख रहे हो ना मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितना कुछ झेल रही हूँ। इस तरह वो घंटों अपनी बहू की बुराई करने लगी। अब इस तरह समय बीतने लगा। बेचारी मल्लिका रोज इस तरह चटनी पीसती। हे भगवान, और कितने ये चटनी पीसूं मैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हाथों में इतनी जलन हो रही है, मुझसे और ये काम नहीं होता। हाँ, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे माँ जी को बोलना पड़ेगा। अब 1 महीना पूरा हो गया था। अब मल्लिका के ससुर देवदत्त जी रिटायर्ड हो गए थे। अब वो गांव में ही रहेंगे। जब वो घर आए 1-2 दिन में ही उन्हें एहसास हो गया। देवदत्त जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। शिक्षक के रूप में उन्होंने बहुत नाम कमाया था। एक दिन बेचारी मल्लिका बहुत ही परेशान हो गई। रोज रोज इतना सारा मिर्च का चटनी बनाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कष्टदायक होता है। अब उससे ये सब सहा नहीं जा रहा था। आज उसने तय कर लिया था कि सासू माँ से बोलेगी। वो रो रो कर अपनी परेशानी सासू माँ से बोलने लगी, पर सासू माँ तो उसे दबा के रखती है, डरा के रखती है, बहुत ही परेशान करके रखती है, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की है और सासू माँ को वो बहू के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए वो बहुत ही कड़े तेवर से अपनी बहू से बोलने लगती है। ये क्या नाटक कर रही हो यहाँ पर आकर, इतना शोर क्यों मचा रही हो, जानबूझकर कर रही हो, है ना? बहुत ही नाटक करना आता है तुम्हें। आस पड़ोस में आजकल बातें हो रही है, सब बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही परेशान करती हूँ तुम्हें, सताती हूँ तुम्हें, मैं तो बुरी सास हूँ, बुरी सास। सबके सामने दुखियारी बहू बन रही हो और मुझे दुष्ट सासू बना रही हो। सब समझ में आता है मुझे, तुम्हें तो पता है मेरी आदत है। और मेरी दोनों बहुएं, वो दोनों भी तो मेरा कहाँ मानती थी। अरे यहाँ पर 1-1 साल तक रही हैं वो, हम फिर जाकर शहर गए हैं। और हाँ, रोज मेरे लिए चटनी बनाती थी वो, इस तरह सिलबट्टे में पीसती थी। और तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, कहीं की राजकुमारी हो क्या? अरे वो दोनों तो तुमसे कई अच्छे घर से हैं। पर देखो तुम्हारे नखरे कितने ज़्यादा हैं, कितनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी। एक तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की को मैं इस घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गई, और तुम हो कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जब तक तुम इस घर में हो तब तक तो तुम्हें चटनी पीसनी ही पड़ेगी, वो भी सिलबट्टे में, तीखी मिर्च की चटनी। मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी, चलो जाओ यहाँ से। अब वो अपनी बहू को बहुत ही डांटती है। बेचारी मल्लिका बहुत ही रोती रहती है। दूर से ये दृश्य देख रहे होते हैं देवदत्त जी। उनके घर में ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर उस दिन शाम को वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, देखो आज शाम को मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। अजी आप गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी ठीक है। अब देवदत्त 2-3 दिन के लिए गुरुजी के आश्रम जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो अपनी पत्नी को फिर बुलाकर बोलते हैं, अच्छा देखो गुरुजी ने मुझे एक नियम पालने के लिए बोला है, मैं तो वो नियम पालूंगा, इसलिए मैं बाहर का खाना अब से नहीं खाऊंगा, मुझे घर का बनाया हुआ खाना ही खाना है। और गुरुजी ने बोला है तुम बस अपनी धर्मपत्नी के हाथों का बनाया हुआ खाना ही खाना, और खाना बहुत ही सादा बनेगा। पर तुम्हें तो पता है मुझे सादा खाना इतना पसंद नहीं है, कैसे खाऊंगा मैं ये 15 दिन सादा खाना। एक काम करना, तुम अच्छा सा चटनी बना देना मेरे लिए। वैसे मुझे तीखी चटनी बहुत अच्छा लगता है, बहू तो बहुत अच्छा बनाती है, पर बहू नहीं बनाएगी, तुम ही खाना बनाओगी। ये नियम मैं अच्छे से पालन करना चाहता हूँ, ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो।
हाँ जी, हाँ। आपने ज़िंदगी में पहली बार मुझे कुछ बोला है। मैं ज़रूर करूँगी जी, ज़रूर करूँगी। पर तीखी चटनी, मेरा मतलब है मुझे और बहुत अच्छा चटनी बनाना आता है। मैं वो सब चटनी आपके लिए बना दूँगी। अरे नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं तो सिर्फ तीखी चटनी ही खाऊंगा। जैसा बहू बनाती है बिल्कुल वैसा। वैसे तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, उस बहू से भी बहुत अच्छा। बस वही तीखी चटनी बना देना, बस तुम्हारा हाथों का होना चाहिए। और सुनो, तुम्हें तो 9-10 जन के लिए खाना बनाना पड़ेगा, दान भी करना है। और सारा खाना ज़्यादा ही बनाना, चटनी भी ज़्यादा ही बनाना। समझ में आ गई बात? 15 दिनों की बात है, तुम कर लोगी ना? हाँ जी हाँ, कर लूँगी कर लूँगी। अरे, इन्होंने पहली बार मुझसे इतनी बातें की है, नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चुप रहते हैं। बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है इनका। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। 15 दिनों की ही तो बात है, बस वो तीखी चटनी वाली बात से थोड़ा डर लगता है। पर कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि दान भी तो करना है। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अगले दिन होते ही वो तैयार हो जाती है। अब 15 दिनों तक उसे खाना बनाना है। अब वो रसोई में जाती है, खाना बनाती है, पर जब तीखी चटनी पीसने की बारी आती है तो उसकी हालत थोड़ी देर में ही खराब हो जाती है। ये क्या, हाथों में इतनी जलन हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो तो चटनी पीस ही नहीं पाती है। अब उसके हाथों की जलन बहुत बढ़ गई है, वो बहुत परेशान हो गई है। उससे बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो अंदर जाती है, अपने हाथों में बर्फ़ लगाती है, तेल लगाती है, फिर भी उसके हाथ ठीक नहीं हो रहे हैं। पर उससे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। उसने बोल जो दिया है अपने पति को, अब वो बड़ी मुश्किल से खाना बना देती है। उस दिन उसे बहुत कष्ट होता है। 2 दिन में ही उसके अकल ठिकाने आ जाते हैं। अब तो उससे ये जलन सहा ही नहीं जा रहा है। उस दिन वो बहुत रोती है और उसे पहली बार एहसास होता है अपनी बहू मल्लिका के दर्द का। और फिर, अरे क्या हुआ, तुम अब तक खाना बनाने नहीं गई हो? वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और चटनी भी बहुत अच्छा बनाती हो। हाजी, आप बस भी कीजिए, आप बस भी कीजिए। गुरुजी, गुरुजी क्यों ये बात बोला है? मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। मुझे अब माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं, माफ़ी तो तुम्हें मल्लिका से मांगनी चाहिए। देवदत्त ने श्रीलेखा को उचित शिक्षा दी थी। उसकी आंखें खुल गई थी और दिल से उसने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। जो कष्ट हम नहीं सह सकते, वैसे कष्ट में दूसरों को डालना बहुत बुरी बात है। हमें एहसास होना चाहिए।